नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सबका डॉक्टर सौरभ सर क्लासेस में और हम डिस्कस कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो प्री एग्जामिनेशन अभी हाल ही में आपका हुआ है 2024 का, उसे डिटेल में, ठीक है? अलग-अलग सेक्शन में मैंने इस पेपर को डिवाइड कर दिया है। मैं हिस्ट्री आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ इससे प्रीवियस वीडियो में और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे अलग-अलग सब्जेक्ट जो जीएस में आपके आते हैं। ठीक है? ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी पर एक-एक करके हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आशा है कि आपको सारे ही प्रश्न के जो एनालिसिस हैं वो समझ में आएँगे, आपकी नॉलेज जो है वो और क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट मतलब एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्ज़ामिनेशन में आते हैं। ये वीडियो आने वाले जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ामिनेशन की, उनको बहुत ज़्यादा सहायता करेगा, मदद करेगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं हूँ चीनू ठाकुर और मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ प्री एग्ज़ामिनेशन सिविल सर्विसेज़। सौरभ सर क्लासेस में आप चाहें तो क्लासेस, क्रैश कोर्स या 101 सेशंस भी ले सकते हैं, जिसके कॉन्टैक्ट नंबर मैंने स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर दिया है, ठीक है? आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी आप पूछना चाहें, सजेशन लेना चाहें, गाइडेंस चाहें, सभी आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। डॉक्टर सौरभ सर क्लासेस ये आपका टेलीग्राम चैनल है, ठीक है? यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ामिनेशंस भारत में हो रहे हैं या होने वाले हैं, उनसे जुड़ी सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न पे। आज का प्रश्न बाइलिंगुअल ही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने मेंशन किया हुआ है। हिस्ट्री हम लोग कल कर चुके हैं, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सेक्शन 1 जो आपका ज्योग्राफी और पॉलिटी को कंप्लीट करेगा। हिस्ट्री तो कल मैंने आपके साथ शेयर किया ही है, ठीक है? तो इसीलिए मैंने कहा कि वो वीडियो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। प्रश्न है पार्थिव विकर्ण की तुलना में आगामी सौर विकर्ण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है, ठीक है? ये कथन है और कथन 2 भी दिया गया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस दीर्घ तरंगे विकर्ण के अच्छे अवशोषक हैं, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे 2 कथन हैं, दोनों हमने हिंदी में पढ़ लिए, एक बार हम इन्हें इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है द एटमॉस्फेयर इज हीटेड more by incoming solar radiation than by terrestrial radiation. Statement 2 is carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorbers of long wave radiation. So हमें पहचानना है कि करेक्ट कौन सा है, क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर एक स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर दोनों ही इनकरेक्ट हैं। इसे विस्तार से समझेंगे क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट एटमॉस्फेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सोलर रेडिएशन, ये सारे ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये आप बहुत पहले ही पढ़ चुके होंगे इस बारे में कि कैसे जो सूर्य द्वारा निकलती हुई ऊर्जा है, किस तरह से धरती पर आती है, ठीक है? और धरती की जो सतह होती है, जो आपकी अर्थ है, उसको गर्म करती है और फिर यहाँ से जो रेडिएशंस निकलते हैं, आप उसी को टेरेस्टेरियल रेडिएशंस के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो यदि स्टेटमेंट कह रहा है कि जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो गर्म होता है क्योंकि सोलर रेडिएशन आता है। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है? ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि सोलर रेडिएशंस जब धरती पर आता है, धरती की सतह से जुड़कर जब इस तरह से लंबी-लंबी तरंगे निकलती हैं और वो एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वो एब्ज़ॉर्ब करती हैं। तो ये बहुत जो प्रोसेस है, इसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है, ठीक है? परंतु सीधा सोलर रेडिएशन से गर्म हो रहा है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी। सो द एटमॉस्फेयर इज़ हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन? नो, इट इज़ हीटेड मोर बाय टेरेस्टेरियल रेडिएशन, नॉट बाय सोलर रेडिएशन। तो स्टेटमेंट 1 तो हो गई गलत, ठीक है? उसके बाद कहा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी के जो ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं, उसके बारे में पूछा गया कि भई ये जो है अ, स्टेटमेंट 2 की गैसेज़ इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्ज़ॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। सो जो टेरेस्टेरियल रेडिएशंस हैं, उसी को लॉन्ग वेव का कहा गया है, उसी के बारे में बात हो रही है। तो कहा जा रहा है कि क्या वो लॉन्ग वेव
जो रेडिएशंस होते हैं उसको अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात। स्टेटमेंट 2 एकदम सही है कि हाँ जी, ऐसा तो होता है। तो यदि ये सही है तो इसका मतलब एक स्टेटमेंट सही है और एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और आंसर आपका सी आ जाता है। ठीक है? आई होप अब आपको क्लियर आंसर मिल गया होगा कि स्टेटमेंट 1 आपका गलत है। ओह सॉरी, मैंने फिर यहाँ पे गलती कर दी। डी, स्टेटमेंट 1 आपका गलत है, इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 आपका करेक्ट है। चलिए, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इसी तरह से डिटेल में क्लास चलने वाली है, ताकि अच्छे से समझ में आए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। क्योंकि एक चीज़ यहाँ से पढ़ना है, फिर कहीं और से पढ़ना है, ऐसा आपके साथ ना हो, ठीक है? अगला प्रश्न है कि थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर ओके मैं फिर से एक बार हिंदी में भी पढ़ लूँगी, पहले हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। Thickness of the troposphere at the equator is much greater as compared to poles. Okay. At the equator, heat is transported to great heights by strong convectional current. अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से जब आएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको इसको पढ़ने के लिए अपने कॉन्सेप्ट को एकदम पहले क्लियर रखना होगा। तो प्रश्न है कि भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है। दो कथन है और यदि आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको उनको समझना है। ये एक प्रश्न ऐसा है जिसमें मुझे लगता है कि पहले मुझे स्टेटमेंट 2 को आपको समझाना होगा या फिर आपको पता ही होगा कि स्टेटमेंट 2 में क्या लिखा है। फिर भी एक बार उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी, तो स्टेटमेंट 2 में कहा गया है इक्वेटर जो है, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट। अब ये कन्वेंशनल करंट होता क्या है, जिसे आप हिंदी में संवहनीय धाराओं के नाम से जानते हैं, जो कि गर्म हवा को ऊपर की तरफ ले जाता है। ठीक है? तो क्या होता है, यहाँ पर बोला गया है कि भई जो आपकी इक्वेटर है, जो हमारी भूमध्य रेखा है, उसमें जो सूर्य होता है उसकी ऊष्मा बहुत ज़्यादा होती है, जो हीट होती है बहुत ज़्यादा होती है। जिससे क्या होगा, अगर हीट ज़्यादा होगा तो जो हवाएँ हैं, गर्म हवाएँ, वो और ज़्यादा ऊँचे तक जाएँगी, ठीक है? और ये जो प्रोसेस है कि हवाएँ और ऊँचे तक जा रही हैं, गर्म जितनी मिल रही हैं और ऊँचे तक जा रही हैं, तो ये करंट जो उत्पन्न करेंगी उसे कन्वेक्शनल करंट कहा गया है, यानी संवहनीय धाराएँ कहा गया है, ठीक है? अब ये एक कारण है जिसकी वजह से जो उच्च ऊंचाई तक का तापमान है और ऊर्जा का संचार है, इससे क्षोभमंडल यानी कि इक्वेटर की जो अ, ये कह सकते हैं जो उसका हाइट है इक्वेटर का, ठीक है, थिकनेस है, सॉरी, हाइट नहीं थिकनेस, इसे हिंदी में कहेंगे मोटाई, थिकनेस, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है? यदि अगर स्टेटमेंट 2 आपको क्लियर हो गया कि इससे जो है उसका बहुत ज़्यादा इक्वेटर जो है उसकी मोटाई बढ़ जाती है, थिकनेस बढ़ जाती है। तो इस तरह से हाँ, ऑटोमैटिकली एनालिसिस कर सकते हैं कि जो स्टेटमेंट 1 है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भई ट्रोपोस्फियर जो क्षोभमंडल है हमारा, ठीक है? उसकी थिकनेस इक्वेटर पर ज़्यादा होती है, बाकी के पोल्स के कंपैरिज़न में। तो इसका एक रीज़न ये है क्योंकि इक्वेटर जो है उसमें हीट ट्रांसपोर्ट हो रही है ग्रेट हाइट तक, ठीक है? और जैसे ग्रेट हाइट मिल रही है तो उसको थिकनेस दे रही है। तो इस तरह दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। क्या इसमें कोई ऐसा है कि एक्सप्लेन कर रहा हो स्टेटमेंट 1 को? ठीक है? स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट और स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन कर रहा है क्या? स्टेटमेंट 1 को? आप समझिए, क्या उसको एक्सप्लेन कर रहा है? हम येस, नो क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 को करेक्टली। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आए, तो एक बार मुझे लगता है कि पहले आप एक बार स्टेटमेंट 2 को पहले पढ़िए। तो यदि स्टेटमेंट 2 आपको लगता है कि हाँ, बिल्कुल सही हो रहा है, एक्सप्लेन बिल्कुल ठीक कर रहा है और कनेक्ट कर रहा है स्टेटमेंट 1 से, तो आपका उत्तर निकल आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पश्चिम में पूर्व की ओर से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? नदियों की क्रोनोलॉजी पर क्वेश्चन आया है, ठीक है? जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जो प्रयागराज की तरफ अनुप्रवाह होता है। एक बार मैं आपको इंग्लिश में भी दिखा देती हूँ ताकि आप पूरे प्रश्न को समझ जाएँ, ठीक है? व्हिच
With reference to the Himalayan rivers joining the Ganga downstream of Prayagraj from west to east, which one of the following sequence is correct? So, Ghagra, Gomti, Gandak, Kosi. गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, तो ये 4 नदियाँ हैं आपकी, ठीक है? चारों नदियों को हमें वेस्ट टू ईस्ट में लगाना है, डाउनस्ट्रीम प्रयागराज की तरफ से। तो मैप आपको बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होते हैं आपके बहुत सारे प्रश्नों में। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या सही कर सकते हैं आप। प्रयागराज का यहाँ नाम दे दिया गया है और नदियों के बारे में पूछ लिया गया है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें गोमती नदी की, तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहती है और जाके गंगा में मिलती है, ठीक है? तो सबसे पहला नाम आएगा गोमती का, ओके? और उसके बाद जो अगली नदी है, वो बनती है घाघरा, जो कि नेपाल से निकलकर उत्तर प्रदेश में और बिहार में बहते हुए गंगा में मिलती है, ठीक है? घाघरा। उसके बाद नेक्स्ट नदी है गंडक, जो कि नेपाल से निकलती है, गंडक, और ये भी बिहार में गंगा से मिलती है। और लास्ट में हम कहते हैं कोसी। कोसी को यहाँ तक कि बिहार का शोक भी माना जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट नदी है, कई बार प्रश्न बने हुए हैं। तो गोमती, घाघरा, कोसी, गंडक, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आसान था, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है नदियों की डायरेक्शंस और उसके नाम, और ये प्रश्न आपका हल हो जाता है। अगला प्रश्न मेरा बहुत ही पसंदीदा प्रश्न है, ये कई बार रिपीट आ चुका है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स पे ये क्वेश्चन बना हुआ है कि रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स, and statement 2 is rainwater contains carbon dioxide in solution, and they have also given statement 3 which is rainwater contains atmospheric oxygen, ठीक है? यानी कि चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है। वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है। वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है। अब ये 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं और ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं? कौन किसकी व्याख्या कर रहा है? सारी चीज़ें आपको समझनी है। तो सबसे पहला हम स्टेटमेंट 1 ही देख लेते हैं कि चट्टानों के जो अपक्षय है, उनके कारणों में से एक कारण क्या वर्षा है? बहुत साधारण शब्दों में बताया गया और एकदम सही है स्टेटमेंट 1 कि जो रेनफॉल है, वो एक रीज़न है बहुत बड़ा, जिससे कि रॉक्स का अपक्षय यानी विदरिंग होता है। पत्थरों को थोड़ा-थोड़ा जो आप क्षय होते हुए देखते हैं, टूटते हुए देखते हैं, जो उसका विदरिंग प्रोसेस है, वो बहुत बड़ा कारण रेनफॉल है। स्टेटमेंट 1 तो एकदम सही है। अब रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। क्या रेन वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके सॉल्यूशन में? तो ये भी सही है क्योंकि वर्षा का जो पानी है, ठीक है? वो कौन एब्ज़ॉर्ब कर लेता है? एटमॉस्फेयर एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एटमॉस्फेयर में होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से एक नया आज का आप मतलब सुन रहे हैं कि कार्बनिक अम्ल बन रहा है, एसिड रेन, जिसकी वजह से जिसे आप कह रहे हैं। तो बिल्कुल रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन, स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 3 में कहा गया है कि भई रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो हाँ, बिल्कुल, बारिश में ऑक्सीजन तो होता ही है, O2 का पार्ट हम जानते हैं, ऑक्सीजन होता है, तो तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट 1 को अगर मैं देखूँ, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो किस तरह से सही है, इस बात को समझना है। तो स्टेटमेंट 2 सही, स्टेटमेंट 1 सही, स्टेटमेंट 3 भी सही। लेकिन अगर कहूँ मैं स्टेटमेंट 2 रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन और वो स्टेटमेंट 1 को स्पष्ट कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही बात होगी क्योंकि वीदरिंग होती है रॉक्स की किस तरह से, ठीक है? कैसे हेल्प करता है, जो कि रेन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है सॉल्यूशन में, उसी से मदद होती है, उसी की वजह से ये प्रोसेस चल रहा होता है। तो स्टेटमेंट 2 और 3 दोनों सही हैं, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, ओके? नीदर स्टेटमेंट ये तो नहीं होगा, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये भी नहीं है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन, नहीं, बोथ ऑफ देम तो नहीं। एक जो है स्टेटमेंट वो एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। अब यहाँ पे कुछ कंट्रीज के नाम दिए गए हैं। फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव अ बॉर्डर विद द नॉर्थ सी? नॉर्थ सी के साथ कौन-कौन से देश की जो बॉर्डर है वो साझे होते हैं या टच करते हैं? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल और 4? सो फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे और रशिया।
वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। स्टैटिक है, बट इसके बारे में भी आपका जो मैप पॉइंटिंग वाला जो वर्क आप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो बहुत काम आने वाला है। तो नॉर्थ सी जो है आपका, वो अगर मैं फ़िनलैंड की बात करूँ तो ये नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट करता है इसका बाल्टिक सी से, ठीक है? ये बाल्टिक सी से कनेक्टेड है, ओके? बाल्टिक सी, आई थिंक हाँ, टीआईसी ही होगा, बाल्टिक सी। जर्मनी जो है और आपका नॉर्वे, ये आपका कनेक्ट करता है नॉर्थ सी से, ओके? क्योंकि जो नॉर्दर्न इसकी कोस्ट लाइन है जर्मनी की, वो बॉर्डर करता है नॉर्थ सी से मिलता है। और मैं नॉर्वे की बात करूँ तो इसका जो सदर्न कोस्ट लाइन है, उसका जो फेस है वो नॉर्थ सी से कनेक्ट करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जर्मनी और नॉर्वे तो नॉर्थ सी से कनेक्ट कर रहा है। बट अगर मैं रशिया की बात करूँ तो रशिया जो है वो आर्कटिक ओशन और बाल्टिक ओशन, ठीक है? आर्कटिक एंड बाल्टिक ओशन से कनेक्ट करता है। क्लियर? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ओनली 2 इज़ द राइट आंसर, जर्मनी एंड नॉर्वे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। वाटरफॉल, रीजन और रिवर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। वैसे तो हमारे भारत की जो ज्योग्राफी है वो बहुत ही खूबसूरत है। और जब प्रश्न आते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम जो यथोचित स्थान है वहीं बैठकर अगर इसका उत्तर दे पाते तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो वाटरफॉल है कुछ, धुआंधार, हुंद्रू और गेरोसोपा। और रीजन दिए हैं मालवा, छोटा नागपुर और वेस्टर्न घाट। नदियां दी हैं नर्मदा, सुबर्ण रेखा और नेत्रावती। तो आपको बताना है कि इसमें कौन से इंफॉर्मेशन है जो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? चलिए ये भी चेक करते हैं कि कौन सा सही होगा। धुआंधार एक वाकई बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है, ठीक है, जो कि नर्मदा रिवर के पास लोकेट करता है। अब अगर मैं रीजन की बात करूँ, तो ये जबलपुर के पास है, ठीक है? और मध्य प्रदेश इसका क्षेत्र हुआ, तो ये मध्य प्रदेश पार्ट है किसका? मालवा रीजन का। तो ए तो बिल्कुल सही हो गया, पहला नंबर सही है। अगर बात की जाए हुंद्रू की, तो हुंद्रू बिल्कुल सुवर्ण रेखा जो है नदी, बिल्कुल उससे कनेक्ट है, उसी से निकलता है। और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही है, ठीक है? और छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पर है? झारखंड में है, ठीक है? झारखंड। अगर नेक्स्ट टाइम रीजन पर ही क्वेश्चन आ जाता है, तो दूसरा भी बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं गेरो-सपा का। तो गेरो-सपा जो है ये वेस्टर्न घाट में है, नेत्रावती में है, तो यहाँ थोड़ी-सी गड़बड़ हो गई है, ठीक है? इसे एक और नाम से आप लोग ज़रूर जानते होंगे, ज़्यादातर यही नाम लिया जाता है, जोग फॉल्स इसे कहते हैं, ठीक है? जोग फॉल्स। ये श्रावस्ती रिवर में है, नेत्रावती नहीं। श्रावती जो रिवर है, श्रावस्ती, ठीक है? श्रावती रिवर या श्रावस्ती एक नाम से जाना जाता है। मैं नाम में थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ हो रही हूँ, एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। श्रावती नदी जो है, उससे कनेक्टेड है, बट नेत्रावती नदी से नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ रीजन्स की, तो ये कहाँ पर है? बिल्कुल ये वेस्टर्न घाट में है, एकदम सही है। बट यहाँ पे नदी जो है गलत दे दी गई थी, इसलिए ये करेक्टली मैच नहीं हुआ। तो ओनली 2 इज़ करेक्टली मैच है, ठीक है? आई होप ये इसके लिए तो हिंदी का जो ट्रांसलेशन है वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आज के इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। उसके बाद हम लोग अगले पार्ट जो पार्ट 2 आएगा उसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कंसीडर द फॉलोइंग। अगेन बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग लगते हैं मुझे ये सारे क्वेश्चंस, क्योंकि जब इनको सॉल्व आप करते हैं तो एक साथ आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलती है अलग-अलग पार्ट्स की। रीजन्स दिए हैं, माउंटेन रेंज दी गई है और टाइप पूछा गया है कि भई ये कौन से टाइप के माउंटेन्स हैं। सेंट्रल एशिया है रीजन और नेम ऑफ द माउंटेन है वोल्गस, ओके। टाइप है फोल्ड माउंटेन। यूरोप में है अल्प्स है, जो कि ब्लॉक माउंटेन बताया गया है। नॉर्थ अमेरिका में है अपाल्शियंस जो कि फोल्ड माउंटेन्स है। और साउथ अमेरिका में एंडीज जो कि फोल्ड माउंटेन है। अब आप बताइए सही क्या है? पहले आप भी कोशिश किया करो, कमेंट सेक्शन में बताया करो कि आपने क्या आंसर किया। अगर मैं बात करूँ वोसेजेस की, तो वोसेज जो है ये फोल्ड माउंटेन नहीं है। सेंट्रल एशिया में ज़रूर है, बट ये माउंटेन जो है इसे आप ब्लॉक माउंटेन कह सकते हैं। फोल्ड माउंटेन ये नहीं है, ये है ब्लॉक माउंटेन, ठीक है? नेक्स्ट बात करती हूँ अगर मैं यूरोप के एल्प्स की, तो एल्प्स आपका ब्लॉक माउंटेन मेंशन किया गया है, यहाँ ये भी गलत है। एक्चुअली ये उल्टा कर दिया गया है, ठीक है जी? ये उल्टा कर दिया गया है।
एल्प्स जो है वो आपका फोल्ड माउंटेन है और वोसेज जो है आपका वो ब्लॉक माउंटेन है। यहाँ पर ये थोड़ा-सा गड़बड़ किया गया है। नेक्स्ट अगर बात हो नॉर्थ अमेरिका, तो अपेलनेशियंस जो है ये आपका फोल्ड माउंटेन मेंशन किया गया है, बिल्कुल ये ठीक है, ठीक है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका में है और फोल्ड माउंटेन है। और एंडीज़ जो कि साउथ अमेरिका में है, ये तो बहुत फेमस है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में, कई बार क्वेश्चंस बनते हैं। ये भी बिल्कुल फोल्ड माउंटेन है, तो 3 और 4 बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 2 सही हैं और 2 गलत है। तो मुझे तो यूपीएससी का ये जो ट्रेंड है आंसर करने का, ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए ना सॉल्यूशन भी आपको 3-4 नहीं चुनना है। यहाँ दिया है ओनली 2, ओनली 3, ओनली 1। तो यदि आप थोड़ा-सा भी इंडिकेट करके आंसर करना चाहें, तो आप बिल्कुल सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस जो ज्योग्राफी से लिए गए थे प्रीलिम्स 2024 के। आई होप आप सभी ने बिल्कुल सही तरीके से किए इन आंसर्स को, और आपके आंसर्स जो मैच हुए होंगे सही हुए होंगे। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आउट ऑफ 10 में से आपके कितने करेक्ट आए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आया था। So I hope you like the video. If you like the video, just click on a like button and we'll meet you soon in our next video. Bye bye. Take care.